हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं एंड सभी सेफ हैं। स्टार्ट करेंगे गाइज आज की क्लास को। एंड आज आपकी क्लास है हिंदी की। हाँ जी, जैसे कि मैंने आप सबसे बोला है कि हिंदी भी आप मुझसे ही पढ़ेंगे। अभी तक बायोलॉजी बच्चे बोल रहे थे मैम बहुत ईजी हो गई है, आपने बिल्कुल हलवा कर दी है। वैसे ही मैंने आपसे कहा था कि हिंदी की टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, हिंदी मैं ही आपको पढ़ाऊंगी। एंड हिंदी में अभी तक बच्चे बोलते हैं मैम कुछ समझ नहीं आ रहा है, कैसे पढ़ेंगे, कुछ नहीं पढ़ा है। मैं बोलती हूँ कुछ डरने की बात ही नहीं है, है ना। एग्जाम आते आते अभी तक आपको हम क्या कर रहे हैं, अगर मैं बात करूँ, आपको हर सब्जेक्ट की तैयारी हम लोग कराते आ रहे हैं और आगे कराएंगे भी बोर्ड एग्जाम तक अच्छे से। लेकिन यहाँ पे हिंदी जब आता है, हिंदी बच्चा पूरे साल नहीं पढ़ता है, हिंदी सिर्फ एग्जाम टाइम पे ही बच्चा अक्सर पढ़ता है। और उस टाइम उसको डर लगता है कि मैम अगर मैं हिंदी में फेल हो गया या मेरे हिंदी में मार्क्स कम आ गए, मुझे समझ नहीं आया, मैं एग्जाम में कुछ करके नहीं आया, तो इससे तो मेरे परसेंटेज में फ़र्क पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा। आपके सब्जेक्ट होते हैं साइंस यानी विज्ञान, सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस, इंग्लिश हो गया आपका, मैथ्स हो गया, है ना, और प्लस हिंदी, और एक आपका छठा सब्जेक्ट आपका ऑप्शनल होता है जो आप लेते हैं, ड्राइंग या संस्कृत जो भी आप लेते हैं। तो हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है कि जहाँ पे आप फेल हो जाते हैं तो आप सभी सब्जेक्ट्स में फेल माने जाते हैं। और बच्चों को लगता है कि मैम हिंदी तो कवर हो गई ही नहीं, बल्कि ऐसा नहीं है। हिंदी बहुत आसान तरीके से हो जाएगी। जैसे मैंने अभी कहा कि बायोलॉजी अभी आप बोलते थे कि मैम बहुत ही ईजी लगती है, बहुत हलवा बन गई है, वैसे ही हिंदी भी बन जाएगी। तो किसी टॉपिक की टेंशन लेने की नीड नहीं है। सारे जितने भी आपके टॉपिक्स हैं मैं आपको कवर करा दूंगी, समझा दूंगी बहुत अच्छे से। ठीक है, चलिए तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं अलंकार को। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर मैं बात करूं आपके बोर्ड एग्जाम्स का। लगभग मैं किसी एक बोर्ड का नाम नहीं लूँगी, बहुत सारे बोर्ड्स ऐसे हैं जहाँ पे ये टॉपिक अक्सर आता ही, अक्सर क्या हर बार ही आता है। अब बात आती कि इसका टॉपिक जो है ये, इसके क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, बच्चे यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो जिस भी बोर्ड के बच्चे हैं एक चीज़ ध्यान से सुनिएगा, कुछ बोर्ड्स में ये जो अलंकार होता है पूछा जाता है परिभाषा के रूप में, यानी कि डेफिनेशन के फॉर्म में। कैसे कि अलंकार किसे कहते हैं, रूपक अथवा यमक अलंकार को उदाहरण सहित बताइए, या तो ये ऐसे आएगा। या कुछ बोर्ड्स में क्या होता है कि जैसे बिहार बोर्ड की मैं बात करती हूँ, वहाँ पे क्या होता है ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में ये पूछा जाता है कि भाई ऑब्जेक्टिव आते हैं उनके, तो वहां पे दे दिया कोई एग्जांपल कि कनक कनकते सोगनी मादकता दिकाए, है ना, इस तरीके से कोई एग्जांपल दे दिया। एंड देन उन्होंने क्या किया, वहां पे 4 ऑप्शन दे दिया, पूछे कि अब बताओ यहाँ पे कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं एंड आपको सही करके आने हैं। और याद रखना हिंदी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अब टाइम आ चुका है हिंदी को सही से पढ़ने का। तो जैसे आप सभी सब्जेक्ट की क्लासेस बहुत अच्छे से लेते हुए आ रहे हैं अब तक, वैसे ही आपको हिंदी की क्लास को भी बहुत अच्छे से लेना होगा। ठीक है, अगर क्लास आप सही तरीके से नहीं लोगे तो हिंदी में नंबर अगर एग्जाम में कम रहेंगे तो आपकी परसेंटेज से फ़र्क पड़ेगा, और परसेंटेज से फ़र्क पड़ेगा तो सिंपल सी बात है, नंबर कम है यानी कि अगर मैं बात करूं आपका स्टेट या आपका डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनने का जो सपना है, कहीं ना कहीं आप उससे पीछे हो सकते हैं। तो अगर आपने सोचा टॉपर बनने का, तो एक नहीं दो नहीं, हर सब्जेक्ट पर आपकी कमांड होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को, अलंकार। चलिए, तो यहाँ से शुरू होता है ये कैसे। आप सभी शादियों में गए होंगे, है ना, जाते भी हो, तो स्पेशल लड़कियों को यहाँ से एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे अभी अब मैं बात करूँ, जब शादी में जाते हैं तो जितनी भी जैसे लेडीज़ वगैरह होती हैं, लड़कियाँ होती हैं, तो क्या करते हैं कि भाई ड्रेस तो पहन ली, आपने देखा होगा कि झुमके पहने होते हैं किसी ने, है ना, किसी ने भाई पूरा अच्छे तरीके से हार वार, है ना। अगर सोचो एक सिंपल लेडी है आपके सामने, उसने कुछ नहीं पहना है, गहने वहने झुमका कुछ भी नहीं है ना, अभी वो सुंदर लग रही है। लेकिन जब उसने थोड़े मैचिंग के झुमके पहने, कड़े पहने, है ना, गले में नेकलेस पहना, तो और ज़्यादा सुंदर लगने लगी। तो उस गहने ने, उस आभूषण ने किया क्या भाई, मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या किया, बताओ क्या किया। यानी कि हम कह सकते हैं कि उसकी सुंदरता को बढ़ा दिया, है ना। तो अलंकार क्या करते हैं, अलंकार, अब यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि भाई अच्छा क्या वो भी किसी इंसान की खूबसूरती बढ़ा देते हैं, नहीं। वो आप कहते हैं ना कि तारीफ, कोई आपकी तारीफ कर रहा था, आपको बहुत अच्छा लगता है ना, तो तारीफ में जो शब्द होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, है ना, कि आप कैसे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो याद रखिएगा वो जो शब्द हैं जो आपकी यानी कि जो तारीफ को जिसने बढ़ा दिया, है ना, जैसे वो गहनों ने उस लेडी की सुंदरता को बढ़ा दिया, वैसे ही अलंकार क्या करते हैं, कोई लाइन है, कोई शब्द है, कोई भी वर्ड है, उसकी सुंदरता को, सुंदरता क्या, उसका एक आप कह सकते हो कि भाई यानी कि जैसे
लेडी की सुंदरता बढ़ी, वैसे ही एक लाइन जो है वो जब लाइन कही गई उसको बोलने का तरीका यानी कि उसकी सुंदरता को उसने बढ़ा दिया। तो अलंकार क्या है चलिए जानते हैं। तो यहाँ पे बहुत ध्यान से देखें, काव्य, काव्य क्या होती हैं, अक्सर जब आप कोई भी, जैसे हम बात करें कोई भी पोएम वगैरह जो पढ़ते हैं वो काव्य में आते हैं, कविता वगैरह जितनी भी होती हैं, ठीक है। तो यहीं पे अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ किसकी, काव्यों की सुंदरता की, मैंने एग्जाम्पल दिया था अभी लेडी का, मैंने क्या बोला, गहनों ने उसकी सुंदरता बढ़ाती। वैसे ही ये जो काव्य होती है, जो पोएम होती हैं, इसमें चाहे हम कोई शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई हम इसमें वर्ण इस्तेमाल कर रहे हैं, वर्ण क्या होते हैं भाई, आपके जो आ से अनार वगैरह ये सब हो गए, है ना, उनके वो क्या कर रहे हैं, वो शब्द उस पोएम की, है ना, क्या कर रहे हैं, उस सुंदरता को बढ़ा दिया उसने, बस वही अलंकार है। कोई डिफिकल्टी है यहाँ पे, लगा कुछ डिफिकल्ट, समझ आ गया इजी तरीके से। चलिए अभी समझेंगे डेफिनेशन एग्जाम में किस तरीके से आती है लिखने को, एंड क्या लिखकर आपको नंबर मिलेंगे वो भी मैं बताऊंगी। तो समझ आ गया, हाँ, कॉन्सेप्ट समझ आया, बहुत आसान तरीके से। मैंने बोला ना कि जैसे मैं आपको भी बायोलॉजी बहुत हलवा बना देती हूँ, इसी तरीके से हिंदी बन जाएगी, टेंशन लेने की नीड नहीं। जो बच्चे बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं टेंशन मत लो बिल्कुल भी, है ना। एंड प्लीज़ क्लास को शेयर कर देना अपने ग्रुप्स में, ताकि जो बच्चे नहीं आए वो भी आ जाएं एंड वो भी पढ़ पाएं। चलिए, तो काव्यों की सुंदरता बढ़ाने वाले यंत्रों को ही हम अलंकार कह देते हैं। और आज की क्लास जो बच्चा देख रहा है, जिस तरीके से हम क्लास में पढ़ेंगे उन नोट्स को आप इजीली बना पाओगे। तो जो पॉइंट्स आपके सामने लिखोगे आप उनको नोट डाउन करके अपने नोट्स को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। प्लस पॉइंट ये है, एंड सेकेंड चीज़ ये है कि अलंकार वैसे तो अलग अलग तरीके से हैं, ठीक है, तो जो आपके कोर्स में है वही आपको पढ़ाए जाएंगे, क्लियर है। तो काव्यों की सुंदरता, काव्य क्या, जो कविता वगैरह होती हैं, तो जैसे उनकी कोई लाइन है, उसमें एक शब्द अच्छा से इस्तेमाल कर लिया भाई, उसने उसकी सुंदरता को, उसको बोलने के तरीके को, उसके अर्थ को, उस शब्द को बहुत प्यारा बना दिया। वही कहने की काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले यंत्रों को, और बढ़ाएंगे कौन, काव्य में क्या होते हैं, हिंदी के शब्द इस्तेमाल होते हैं बस, ठीक है। तो यंत्र कौन है यहाँ पे, वो जो शब्द हैं उनको अलंकार का है। जिस प्रकार मनुष्य अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए विभिन्न आभूषणों का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, उसी तरह काव्यों की सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकारों का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। आपकी जो हिंदी की किताब होती है वहाँ पे जो काव्य वाला जब पार्ट आता है, आप देखते हैं पोयम, अगर वो पोयम में जो शब्द इस्तेमाल किए गए वो अच्छे ही नहीं है, अजीब से हैं, आपको कुछ समझ क्या अच्छी लगेगी, नहीं लगेगी। लेकिन वहीं पे ऐसे शब्द इस्तेमाल करें कि भाई सुंदरता बढ़ गई उस लाइन की, आपको बोलने में बड़ा मजा आ रहा है, तो क्या है, बढ़ गई सुंदरता उसकी काव्य की, ठीक है, यही अलंकार है। अब डेफिनेशन क्या लिख कर आनी है, परिभाषा अगर आ जाए तो अलंकार का जो मतलब होता है वो मतलब यानी कि इस अलंकार जो शब्द है इसका मतलब ही हो जाता है आभूषण, ठीक है। तो जिस प्रकार स्त्री की जो शोभा होती है वो आभूषण से, उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकार से होती है। तो यहाँ पे अलंकार को देखो कितने इजी तरीके से, कितने प्यारे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है और आपको यूं समझ भी आ गया है। तो यहाँ पर या तो आप ये डेफिनेशन लिख लें, यानी कि भाई हम क्या कह सकते हैं, जो किसी वस्तु को अलंकृत करे, अलंकृत का मतलब और सुंदर बना दे, है ना, वो आपका अलंकार कहलाया जाता है। और इसको आप परिभाषा में लिखकर आएंगे, अगर आ जाता है बेटा एग्जाम में तो, ठीक है। तो परिभाषा आपको मिल चुकी है, समझ आ गया, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत जरा सी भी हो ही नहीं सकती, है ना। चलिए, अब अलंकार जो होते हैं इसके कुछ भेद होते हैं, यानी कि टाइप्स होते हैं। तो कौन कौन से टाइप होते हैं एंड कौन कौन से आपके कोर्स में है वही हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से देखें अलंकार के भेद। अलंकार के कितने भेद होते हैं, वैसे तो कहीं पर आप लिखे हुए देखेंगे कि अलंकार के 3 भेद भी होते हैं, बट जो मेन होते हैं यानी कि अलंकार के मुख्यतः जो मेन है एंड जो आपके एग्जाम में ही पूछे जाने वाले हैं, हम यहाँ पे 2 बोलेंगे। मैं वापस बोल रही हूँ, काफी जगह आप 3 अलंकार लिखे हुए भी देखेंगे, लेकिन आपके कोर्स में जितने हैं और जो मेन अलंकार है जो अक्सर पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, जो आपके सिलेबस में है, हम यहाँ पे इन 2 को ही पढ़ेंगे। तो अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार, ठीक है। अब अलंकार क्या था, अलंकार तो भाई वो था जो क्या कर रहा था, उस काव्य की सुंदरता को बढ़ा रहा था। यानी कि अगर हम देखें शब्द अलंकार, शब्द का मतलब क्या होता है, यानी कोई वर्ड है, कोई शब्द है। अलंकार यानी कि भाई शब्द अलंकार क्या हो जाता है, यानी कोई तो वर्ड होगा जिसकी वजह से उस लाइन की सुंदरता बढ़ रही होगी। अर्थ अलंकार मतलब कोई शब्द है, उसका अर्थ अगर हम देख रहे हैं, ठीक है, और वो अर्थ निकलते ही उस लाइन की सुंदरता बन जाती है, अर्थ अलंकार। मैं पहले बोल रही हूं, याद रखिएगा, हमेशा कोई भी शब्द होता है उसी में उसका मतलब छुपा होता है, ठीक है, क्लियर है यहाँ पे,
क्लियर है? तो यहाँ पे ये चीज अच्छे से क्लियर हो गई। अब जानते हैं शब्द अलंकार, और जहां पे जिसमें मैं बोल दूं कि ये अलंकार इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, उसको बहुत अच्छे से आप लोगों को करके जाना है। ठीक है, तो देखो जो मैंने अभी बोला कि भाई कुछ शब्द ऐसे होंगे जो उस लाइन को सुंदर बना देंगे, वो शब्द अलंकार। और आगे क्या है शब्द अलंकार का मतलब? क्या बोला है कि भाई शब्दों के माध्यम से, यानी कोई एक कविता की एक लाइन कही गई, कोई काव्य की एक पंक्ति है, और उसमें वो जो शब्द इस्तेमाल करे गए, उस शब्द ने उस लाइन को बहुत सुंदर बना दिया। बस, यानी कि शब्दों के माध्यम से जो काव्य को सजा दे, अलंकृत कर दे, उसको सुंदरता बना दे, उस लाइन का बहुत अच्छा मतलब बना दे, शब्द अलंकार। ठीक है, अब यदि, यानी कि हम क्या कहते हैं, यानी किसी काव्य में कोई विशेष शब्द रखने पर, ठीक है, उसका सौंदर्य आए। ठीक है, या फिर पर्यायवाची आप सबने पढ़े हैं, मैंने क्लास भी ली है, बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि जो भी आपके महत्वपूर्ण पर्यायवाची है उन सबकी, तो वो जो पर्यायवाची होते हैं, पर्यायवाची क्या होता है? जैसे जल है, मैंने बोला जल का पर्यायवाची क्या होता है? आपने बोला मैम पानी हो गया, नीर हो गया, है ना। अब एक काव्य एक लाइन थी, वहां पे ना जल जो शब्द था वो अच्छा तो नहीं लग रहा था, हमने नीर को रख के देखा, नीर का मतलब भी पानी है, तो क्या है नीर? पर्यायवाची है किसका? पानी का। उस शब्द को चेंज कर दी, वो और सुंदर हो गया यार, है ना। यानी कि आज जल नहीं, तो चलो इसको, यानी कि हमने वहां पे कोई शब्द है, अगर वो शब्द अच्छा नहीं लग रहा तो हमने क्या करा, उस शब्द को बदल दिया। यानी कि पर्यायवाची तो बहुत सारे होते हैं, तो जो सबसे सुंदर सा लगा या हमने उसको चेंज कर दिया, तो वो क्या हो गया? उस लाइन की सुंदरता बन गई, सिंपल सी बात। ठीक है, तो कोई पर्यायवाची शब्द रखने से लुप्त हो जाए तो यह शब्द अलंकार कहलाता है। क्लियर है? क्लियर है? तो जो अलंकार आप लिख के क्या आएंगे, अगर एग्जाम में पूछते हैं कि शब्द अलंकार क्या होते हैं, तो जो अलंकार शब्दों के माध्यम से काव्यों को अलंकृत करते हैं वो शब्द अलंकार कहलाते हैं। क्लियर है? क्लियर? चलो, अब याद रखना कि अगर आप किसी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, कि भाई आपने कोई शब्द रख दिया तो वो सुंदर बन गया, आपने शब्द लाइन में कोई वर्ड लिखा, उसका पर्यायवाची इस्तेमाल किया तो शब्द बन गया। अब यानी कि आप उसको चेंज भी तो कर रहे हो, या फिर उस वर्ड को हटा के कोई और वर्ड शब्द रख दिया। यानी सिंपल सा लाइन याद रखना कि शब्दों पर यहाँ पर खेला जा रहा है। ठीक है, अब जो शब्द अलंकार होते हैं इसके 3 भेद होते हैं, और ये तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। हर बार यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और इस बार भी आएगा यहीं से। ठीक है, तो शब्द अलंकार जो होते हैं वो 3 तरीके से होते हैं, अनुप्रास हो गया, यमक हो गया और श्लेष हो गया। ठीक, 3 तरीके से, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक भी ऐसा नहीं है जो मैं बोल दूं कि बेटा इसको छोड़ जाओ, तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों कहीं ना कहीं हर बार पूछे जाते हैं, कोई 2 तो हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अनुप्रास पे आते हैं। अभी यहां तक बहुत अच्छे समझ आ रहा है? हाँ या ना के जल्दी से जवाब दो एक बार। यहां तक बहुत अच्छे समझ आ रहा है, हाँ या ना? कोई डिफिकल्टी आ रही है? नहीं आ रही? चलो बहुत सही, आ जाओ। सबसे पहले यहां पर आता है आपका अनुप्रास। अब आप सोच रहे मैम यहां से शुरू हो गया हमारा, बहुत डिफिकल्ट है ना, देखना मैम कैसे करेंगे याद एग्जाम्पल इसके। बहुत इजी होते हैं। जब मैं हिंदी पढ़ती थी, मतलब मैंने हिंदी एग्जाम टाइम पे नहीं, एग्जाम से बहुत ही पहले पढ़नी स्टार्ट कर दी थी, जब मैं 9th 10th में थी, तो उससे फ़ायदा हुआ ये था कि जब एग्ज़ाम आए थे तो मुझे इतनी डिफ़िकल्टी नहीं हुई थी, मतलब इतना मुझे डिफ़िकल्ट नहीं लग रहा था वो सब्जेक्ट कि भाई मैं कैसे करूँगी, क्या होगा यार, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं था। अनुप्रास अलंकार जो होता है यहाँ पे याद रखना, अब हम क्या पढ़ते हैं, आ से अनार पढ़ते हैं, बचपन में नर्सरी में सिखा दिए जाते हैं, आ से अनार, आ से आम, है ना, ये सब। तो ये क्या होते हैं? आ से जो ज्ञानी तक हम पढ़ते हैं, ये क्या होते हैं? वर्ण होते हैं। क्या होते हैं? वर्ण। तो याद रखना अनुप्रास क्या होता है। अगर कोई एक लाइन है, आप सोचो कि एक कोई भी वर्ण है, चाहे वो फॉर एग्जाम्पल का हो, एक लाइन आ रही है, एक पंक्ति आ रही है, उसमें एक वर्ड बार बार आ रहा है, का, हर शब्द में का, फिर नेक्स्ट शब्द फिर का, फिर शब्द फिर का। अरे मतलब एक शब्द अगर हम देखें और शब्दों के मुकाबले बहुत ज्यादा रिपीट, शब्द की नहीं बात करेंगे, वर्ण की बात करेंगे। ठीक है, बिकॉज हम बात किसी कर रहे हैं कि भाई अगर हम बात करें अ से ज्ञानी तक की, ठीक है, जितने भी हैं, इनमें कोई भी वर्ण यानी कि ए, आ, ई, उ जो भी है, वो जो वर्ण है, शब्द क्या होता है, जैसे यमक, ये एक शब्द है, और मैं बोलूं कि ये चा क्या है, तो आप बोलेंगे मैम ये वर्ण है, क्योंकि ये अकेला है, वर्ण एक सिंगल शब्द है। आपका यहाँ पे बात करूं, देखो यहाँ पे ना शब्द के 2 मतलब निकल जाते हैं। कैसे? कि एकदम बोल रहे कि भाई शब्द
यहाँ पे हमें इसको वर्ण बोलना पड़ेगा क्योंकि अकेला हो जाता है जब, चाहे वो का हो। मैं बोल छूंगी क्या का क्या है, क्या ये शब्द है या वर्ण है? आप बोलेंगे मैम का है। अब मैंने बोला यहाँ पे मैंने लिख दिया कनक, मैंने कहा अब बताओ क्या ये वर्ण है ये शब्द है? अब आप बोलेंगे मैम ये अब शब्द है। ठीक है, तो वर्ण क्या होता है, जैसे आपके क ख घ ये सब, और शब्द क्या होता है, कोई भी एक वहां पे उसको मतलब वर्णों को मिला के एक शब्द बना देना। ठीक है, तो अनुप्रास कहता क्या है कि कोई एक लाइन है काव्य की, और उस काव्य में वो जो एक लाइन है उसमें किसी वर्ण की जो आवृत्ति हुई है वो अनुप्रास है। आवृत्ति का मतलब क्या, उस वर्ण का बार बार दोहराना। जैसे फॉर एग्जांपल एक लाइन है, उस लाइन में बार बार आया प प प प, फिर आगे चाहे ये नहीं कि सिर्फ प ही आएगा, आगे चेंज हो रहा है, लेकिन अगर हम देखें उस पूरी लाइन को तो वो जो वर्ण है प वो बहुत बार आया है, हर शब्द के शुरू में है। ठीक है, वर्ण की आवृत्ति यानी कि इस वर्ण, आवृत्ति का मतलब क्या हो जाता है कि बार बार उस वर्ण का आना, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अब ध्यान से दें क्या एग्जाम्पल दिया गया, एग्जाम्पल देखते ही तुम्हें समझ आ जाएगा। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। इस लाइन को अगर आप देख रहे हो, च जो वर्ण है ये च, चारु में च, चंद्र में च, चंचल में च, ये च वर्ण हमने सॉरी हम यहाँ वर्ण की बात कर रहे हैं, ये जो च वर्ण है ये बार बार आया है। तो क्या बोल रहे हैं कि ऊपर दिए गए एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि जो च वर्ण है इसकी आवृत्ति, आवृत्ति का मतलब दोहराना। ठीक है, च वर्ण की जो आवृत्ति हुई है यानी कि भाई यहाँ पे ये जो च वर्ण है ये बार बार आया है। ठीक है, और आवृत्ति हो से यानी कि भाई यहाँ पे बात करें इसकी, यानी कि जो ये च से है इसकी सुंदरता को बढ़ा रहा है, अतः यहाँ पे कौन सा है, अनुप्रास। यानी कि अनुप्रास अलंकार क्या हो जाता है, जो आपका कोई भी जो आपका जो एक काव्य की जो लाइन होती है उसकी जो सुंदरता होते हैं, यानी कि ये क्या करता है आपका, ये जो आपका यहाँ पे वर्ण होता है उसकी काव्य की लाइन की सुंदरता को बढ़ा देता है, बस। यानी कि जहां पे वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, अनुप्रास, खत्म। ठीक है, और एग्जांपल देखो, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश का उजियाला, कौन है, म, यानी कि म वर्ण की आवृत्ति बार बार, बस सिंपल, यही आपका अनुप्रास हो गया। रघुपति राघव राजा राम, सिंपल सब है ना। र किसकी हुई है, र वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, और इसमें तुम्हें पूरा पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे तुम खुद से बनाकर भी लिख सकते हो क्या, कि ऊपर दिए गए उदाहरण में यानी कि र वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, सिंपल। क्लियर है, चलो अब आ जाते हैं यमक पे। अनुप्रास में आपने क्या देखा बताओ, अनुप्रास में आपने देखा कि कोई एक वर्ण है उसकी आवृत्ति जो हो रही थी वो बार बार हो रही थी, है ना, लेकिन यमक में आवृत्ति जो होती है वो होती है किसकी, शब्द की, याद रखना। क्लियर है, किसकी, यानी कि जिस तरीके से अनुप्रास अलंकार में वर्ण की आवृत्ति हो रही थी वैसे ही यमक में क्या होती है भाई, यमक क्या करते हैं, किसी काव्य का सौंदर्य बढ़ाने के लिए वो क्या करेंगे, यानी कि वहां पे जो वो काव्य उसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए शब्द जो है उसकी आवृत्ति करते हैं। यानी कि पहले अनुप्रास में वर्ण की आवृत्ति हो रही थी, अब यहाँ पूरे शब्द की आवृत्ति होगी। ठीक है, अब जैसे ध्यान से देखें, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए नरिया पाए बोराए। ठीक है, ये जो एग्जाम्पल है यहाँ पे एक चीज बोलूंगी, कनक कनक 2 बार आया है। अब कनक 2 बार भले ही आए, लेकिन उसमें अब ध्यान से सुनो, कनक शब्द का प्रयोग 2 बार तो हुआ है, लेकिन प्रथम कनक जो है उसका मतलब तो है सोना, और जो दूसरा कनक है, ठीक है, उसका मतलब क्या है, धतूरा। कनक शब्द 2 बार आया और दोनों का मतलब अलग अलग, बस यही क्या है आपका यमक अलंकार। काली घटा का घमंड घटा, घटा वर्ड 2 बार आया है ना। पहले घटा का मतलब किससे है, वर्षा काल से, कि भाई काली घटा हो रही है ना, आप कहते हो ना मौसम बदल घटा सी हो रही है, तो और दूसरा वाला जो है यहाँ पे, ठीक है, उसका मतलब क्या है, कम हुआ। यानी कि देखो 2 वर्ड होते हैं, आप क्या कहते हो, काली घटा हो रही है, वो तो बारिश से संबंधित भाई मौसम आप देख रहे हो वर्षा काल से। अब क्या कहते हो कि और घटा दे, यानी और कम कर दे, यानी कि दूसरे घटा का मतलब क्या है, यानी कि काली घटा का घमंड घटा, घमंड घटा मतलब घमंड कम हुआ। तो 2 वर्ड तो सेम है लेकिन उन दोनों के मतलब अलग है और शब्द भी बार बार आया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाता है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार क्या बोल रहे हैं कि भाई जो ऊपर दोनों अलंकार होते हैं वो उनसे अलग बताया गया थोड़ा। भिन्न का मतलब क्या होता है, अलग, अलग क्यों है, अब इसको जानेंगे।
तो श्लेष अलंकार में एक ही शब्द के विभिन्न अर्थ होते हैं। यानी कि भाई यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं कि कोई एक ही शब्द होगा, उसका अपने आप में यानी कि अपने आप में बहुत सारे अर्थ होने वाले हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं सीधा, ठीक है। चलो क्या बोल रहे हैं, सीधी चलते रहा जो रहते सदा निशंक, जो करते विप्लव उन्हें हरि का आतंक। चलिए समझो ध्यान से, क्या बोल रहे हैं कि जैसे कि आप एग्जाम्पल देख रहे हैं तो भाई हरि शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है, अब इसके दो मतलब निकल रहे। देखो यहाँ पे ना कोई वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, ना कोई शब्द की आवृत्ति बार बार, है ना, कोई यहाँ पे कोई शब्द बार बार दिख रहा है नहीं, ना कोई वर्ण दिख रहा है। श्लेष अलंकार क्या है, जहां पर एक शब्द है, आपको वो देखना पड़ेगा, ये पहचानना होगा कि इस पूरे उसमें एक आपका शब्द होगा जिसका अर्थ दो होंगे, है ना, क्या होंगे, जिसके अर्थ दो होंगे। अब वो दो कैसे, यानी कि बात करते हैं यहाँ पे हरि जो है, यानी कि पहला अर्थ है यहाँ पे बंदर और दूसरा है भगवान, है ना। तो यहाँ पे जो हरि है उसका दो मतलब हो जाते हैं, क्या, बंदर भी होता है और दूसरा अर्थ भगवान भी होता है, ठीक है। यानी कि भाई ये जो संदर्भ कहा गया है, यानी कि ये जो दोहा कहा गया है, इसका यानी कि ये बंदरों के संदर्भ में भी हो सकता है और ये भगवान के संदर्भ में भी हो सकता है, ठीक है, क्लियर है। तो एक सहबद्ध से कितने बेटा आपके दो अर्थ निकल रहे हैं, अतः यह उदाहरण श्लेष अलंकार के अंतर्गत आ जाता है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट अर्थ अलंकार आ जाता है भाई। जैसे शब्द अलंकारों में शब्द से क्या हो रही थी भाई, वहां पे यानी कि जब हम शब्दों के साथ खेल रहे थे और वो शब्द क्या कर रहे थे, उस जो वो आपका कह सकते हो वो जो दोहा था, वो जो काव्य की जो लाइन थी उसकी सुंदरता बढ़ा रहे थे, वैसे ही यानी कि यहाँ पे अगर कोई वाक्य है उसका सुंदर है, उसके अर्थ पर आधारित होता है, तब अर्थ अलंकार यानी कि अर्थ से संबंधित, सिंपल सी बात, ठीक है। अब यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये 5 तरीके से दिखाए गए हैं, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण, जिसमें से उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा इंपॉर्टेंट है। यही 3 हर बार बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उपमा से स्टार्ट करते हैं। उपमा यानी कि उप का अर्थ क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है समीप, ठीक है, और पा का अर्थ बोला गया है यहाँ पे तोलना या देखना। यानी कि उपमा जो है इसको 2 वर्डों में बांटा कि उप और मा, जिसमें उप का मतलब समीप और पा का मतलब है तोलना या देखना, ठीक है। यानी कि यहाँ क्या करने वाले कि दो जो अलग अलग वस्तु हैं उनमें समानता दिखाई दी जाती है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि दो अलग अलग चीजें हैं, उनमें क्या दिखाई जाती है, समानता दिखाई जाती है। जैसे अरे तू तो उसके जैसा लग रहा है ना, यानी कि दोनों चीजें अलग हैं लेकिन एक को बोला गया तुम तो उसके जैसे लग रहे हो, यानी समानता बताई कि भाई तुम तो उसके जैसे हो, तुम्हें तो समानता बताई ना आपने। तो क्या है यहाँ पे एग्जाम्पल, कर कमल सा कोमल है, यानी कि यहाँ पैरों को कमल के समान कोमल बताया गया है, अतः यहाँ उपमा अलंकार होगा, सिंपल, ठीक है। यानी कि क्या बोला कि दो हैं अलग अलग चीज, यहाँ पे दो विभिन्न वस्तु या दो कोई अलग चीज के बीच समानता बता देते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्या है, पीपर पात सरिस मंडोला। अब यहाँ पे क्या है, आ जाओ एग्जांपल में देखते हैं। तो ऊपर दिए गए उदाहरण में मन को पीपल के पत्ते की तरह हिलते हुए बताया जा रहा है ना। जैसे कहते हैं अरे अभी तो मेरा ये खाने का मन कर रहा है, अरे नहीं अभी मन, अब नहीं है, डोल गए भाई अपनी बातों से, अपनी ही बातों पे नहीं टिके, है ना। तो यहाँ पे कंपेयर किया गया क्या कि भाई मन जो है हमारा उसको क्या बोला कि भाई पीपल के पत्ते की तरह हिलता हुआ बताइए कि अभी तो ये मन करता वो मन कर रहा है ना। वैसे ही इस उदाहरण में मन उपमेय है और पीपर पात उपमान है। डोला साधारण धर्म है एवं सरिस अर्थात के समान वाचक शब्द है। जैसे कि हम जानते हैं कि जब किन्हीं दो वस्तुओं के एक समान धर्म की वजह से तुलना की जाती है तब वहां उपमा अलंकार होता है, अतः यह उदाहरण उपमा अलंकार के अंतर्गत आएगा। क्लियर है, यहाँ पे उपमा हमने भी पढ़ा है। तो बस यही आपको एग्जाम में अगर आप कुछ चीज लिखकर आना चाहते हैं कि इतना डिटेल में ना लिखना हो कि मैम हमने एग्जाम्पल तो लिख दिया, क्या ये सब हमें लिखना होगा, तो बस आपको ये बताना होगा कि आखिर उपमेय क्या है और उपमान क्या है। उपमा अलंकार जो होते हैं यहाँ पे इसके अंग होते हैं, कौन, उपमेय और उपमान। जैसे अब समझो बिल्कुल ध्यान से, मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे यूज किया है ना कि भाई यहाँ पे है पीपर पात सरिस मंडोला। मैंने यहाँ पे अगर मैं बात कर रही हूँ आपसे तो मन जो होता है वो यहाँ पे जो हमारा जो मन है उसका जो यहाँ पे अगर हम बात करें जो कंपेयर किया गया है वो किससे किया गया है, मन को जो कंपेयर किया गया है वो बिल्कुल पीपल के पत्ते से किया गया। यानी कि दो तो हैं
है ना, दो चीजें हैं जहां पे क्या किया गया है, कंपेयर किया गया है। अब एक तो वो है जिसके साथ कर रहे हैं कंपेयर, है ना, दो हैं, दो वस्तु हैं कि भाई ये तो इसके जैसा है। अब एक वो है जिसको कंपेयर किया जा रहा है और एक वो है जिससे किया जा रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पे जो दिया गया है उपमेय के अंग, तो वो है उपमेय और उपमान। तो क्या बोल रहे हैं, जिस वस्तु की समानता किसी दूसरे पदार्थ से दिखलाई जाए वहां उपमेय होता है। जैसे कर कमल सा कोमल है, इस उदाहरण में कर उपमेय है। और उपमान क्या है भाई यहाँ पे, कि उपमेय को जिसके समान बताए, यानी कि उपमेय क्या है यहाँ पे, यानी कि ध्यान से सुनो, उपमान क्या हो जाता है कि उपमेय जो है जिसके समान, मैंने तो बोला दो चीजें हैं, एक तो जिसको हम कंपेयर कर रहे हैं और एक वो जिससे कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे उपमा के अंग क्या बोलते हैं कि भाई उपमेय और आपका उपमान, यानी कि उपमा के दो अंग उपमेय और उपमान। उपमेय क्या है कि भाई जिस वस्तु की समानता किसी दूसरे पदार्थ से की जा रही है ना। फॉर एग्जाम्पल आपको बोला जाए कि अरे तू उसके जैसा है ना, तो आप क्या हो गए ना कि आपकी हम समानता देख रहे हैं किससे, दूसरे इंसान से, तो आप क्या हो गए, उपमेय हो गए। और उपमान क्या है कि भाई जिसके समान करी, जिससे मैंने करी, मैंने कहा तुम तो उसके जैसे हो, तो वो दूसरा जो इंसान है वो क्या हो गया, उपमान हो गया। ठीक है, बस यही आपका पॉइंट आ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है रूपक अलंकार। तो जब उपमान, अब आपको उपमान का और उपमेय इन दोनों के जो मतलब हैं वो समझ आ चुके हैं, है ना, समझ आ चुके हैं कि उपमान क्या है, उपमेय क्या है। तो जब उपमान और उपमेय में अभिन्नता या अभेद दिखाया जाए तब यह रूपक अलंकार होता है। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, यानी कि मतलब क्या है कि चंद्रमा और खिलौने में समानता ना दिखाकर क्या बोल दिया है, चांद को खिलौना बोल दिया है वहां पे, है ना। यानी कि यहाँ पे रूपक अलंकार, यानी कि क्या बोला है, अभी हम समानता नहीं देख रहे हैं, है ना, अब यहाँ पे चांद को ही खिलौने की तरह बोल दिया। क्लियर, चांद और खिलौना अपने आप में दो अलग अलग चीज है, लेकिन इस सेंटेंस में चांद को ही खिलौना बोल दिया गया है। तो यहाँ पे जब इस तरीके से आपका उपमान में और उपमेय में अभिन्नता आ जाती है, यानी कि दोनों में कोई मतलब, वहां पे कोई मतलब नहीं निकल रहा है, लेकिन एक ही चीज को क्या कर दिया गया, दूसरे उसी के समान, मतलब किसी और चीज के समान बता दिया गया, बस वैसा वाला। ठीक है, चरण कमल बंदो हरिराई बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये। क्लियर है, क्लियर है यहाँ पे। चलिए, तो चरण कमल बंदो हरिराई में क्या हो जाता है कि यहाँ पे चरणों को कमल के सम्मान क्या, यानी कि ना दिखाकर चरणों को ही कमल बोल दिया गया है। क्लियर है, किसी दूसरे से यहाँ पे देखो क्या किया गया है कि है तो दो ही चीज, क्लियर, दो ही चीज, लेकिन यहाँ पे इसमें क्या होता है, अभिन्नता को वो प्रदर्शित कर रहा है। क्लियर, कि भाई पैरों को ही क्या बोल दिया, यहाँ पे क्या बोल दिया है, यानी कि चरणों को कमल के समान ना दिखाकर चरणों को ही क्या कह दिया, कमल कह दिया। बस ये रूपक अलंकार है। उत्प्रेक्षा क्या बोलते हैं कि जब उपमेय में उपमान के होने की संभावना हो, किसमें, जो उपमेय होता है उसमें, याद रखना ये आगे वाले अलंकार आपको तभी आएंगे जब आपको उपमेय का और उपमान का मतलब पता होगा, और इसमें कंफ्यूज मत होना। तो उपमेय और उपमान के होने की जब संभावना का, कि भाई यानी कि श्योर नहीं है कि वहां पे होगा, संभावना कर रहे हैं, यानी कि संभावना का वर्णन हो, तब वहां उत्प्रेक्षा हो जाए। जैसे अब याद रखना कि पंक्ति में क्या हो जाता है, मनु, जनु, मेरे, जानते, मनु, जब यहाँ पर ये वर्ड यूज होते हैं, याद रखना कि वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाए। जैसे मुख मानो चंद्रमा है, यानी कि मुंह को बोला गया भाई मुंह ऐसा है जैसे, यानी कि भाई यहाँ पे मुख और चंद्रमा जो है, इन दोनों को यहाँ पे अगर हम देखें जो कंपेयर, यानी कि संभावना की गई, यानी कि मुख के चंद्रमा होने की संभावना की गई, लेकिन है नहीं। मानो वर्ड आया यहाँ पे कि भाई ये जो आपका एग्जाम्पल था कि मुख मानो चंद्रमा, कहाँ है, मैंने बोला कि ये जो शब्द है, यानी कि अगर कोई आपका कोई भी दोहा है, कोई भी लाइन है जहां पर आपको इस तरीके के शब्द दिखाई दे रहे हैं और अलंकार पूछे गए हैं, तो ध्यान रखिएगा, आपको पता होना चाहिए कि वो कहाँ पे कौन सा अलंकार आ जाता है, उत्प्रेक्षा अलंकार आ जाता है। तो मुख मानो चंद्रमा है, मुख को यहाँ पे संभावना की जाती है कि भाई ऐसे लग रहा है जैसे चांद, चंद्रमा, लेकिन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जहां पर ये इस तरीके शब्द होते हैं जहां पे संभावना हो, ठीक है, वो आपका क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। नेत्र मानो कमल है, लेकिन है तो नहीं ना, है ना। इससे पहले क्या होता, बोल ही रहे थे कि भाई है, लेकिन यहाँ पे बोल रहे नेत्र मानो कमल है, लेकिन नहीं है वो कमल। क्लियर, उपमेय में क्या है, कमल, उपमान होने की कल्पना की जा रही है बस यहाँ पे। ठीक है, यानी कि संभावना आ जाती है। और देखो मानो शब्द का भी यहाँ पे क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है।
अब अगर हम बात करें वो जो वर्ड है मानो, जनु, जाहुन, जितने भी शब्द दिखाए वो सब, ठीक है। अतिशयोक्ति क्या हो जाते हैं, जब किसी बात का वर्णन बहुत बड़ा चढ़ा करके, होता है ना किसी की लंबी लंबी फेंकने की आदत बातों को, तो जब किसी बात का वर्णन बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर किया जाता है तब वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। क्लियर है? क्लियर? कैसे? आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़े कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो इस एग्जाम्पल में क्या किया गया है कि इस एग्जाम्पल में वो जो चेतक है, यानी कि चेतक की शक्तियां एवं स्फूर्ति का बहुत बड़ा चढ़ाकर क्या किया गया है, यहाँ पे वर्णन किया गया है। यानी कि जहां पर बहुत बड़ा चढ़ाकर वो चीजें बोली जाएं तो वो क्या हो जाता है, अतिशयोक्ति अलंकार हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे मानवीकरण अलंकार, यानी कि भाई जब प्राकृतिक, यानी कि जो प्राकृतिक चीजें होती हैं तो प्राकृतिक चीजों में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन, तब वहां मानवीय, यानी कि फूल हंसे कलियां मुस्कुराई, ठीक है। तो ऊपर दिए गए एग्जाम्पल में क्या है कि आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, फूल का हंसने का वर्णन किया गया है जो मनुष्य करते हैं। अब इंसान हंसता है लेकिन उसको फूल को देख के ऐसा, यानी कि भाई क्या लग रहा है कि भाई जैसे अगर हम बात करें फूल को देख के उसको ऐसा लगता है वो मुस्कुरा रहा है। तो यानी कि यहाँ पे यानी कि जब मानव से संबंध, यानी कि भाई जब वो क्या कर रहा है, यानी कि मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन वहां पर हो रहा है। जैसे इंसान हंसता है, रोता है, क्या है, भावनाएं हैं। तो जब यहाँ पे इनके होने का वर्णन हो तो वह आपका मानवीय अलंकार हो जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे आ जाते हैं। एंड जैसे कि मैंने बोला था कि मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी मैं आपको यहाँ पे कराऊंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी मैं आपको कराऊंगी, तो जान लेते हैं किस तरीके से ये, देखो डेफिनेशन आएगी तो मुझे इतना पता है कि आप डायरेक्ट एग्जाम में लिखकर आ सकते हैं कि भाई जैसे जिस बोर्ड्स में आने की अलंकार किसे कहते हैं तो आप लिखा होगा डेफिनेशन, परिभाषा की हेडिंग डाल के। अगर आ जाता है कि यमक और रूपक में अंतर स्पष्ट करें तो उनके डेफिनेशन के साथ साथ आप एक एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, क्लियर। लेकिन अगर आ जाता है ऑब्जेक्टिव तो नहीं पता कैसा है ना, तो वही उनकी प्रैक्टिस करते हैं जल्दी से जिस बोर्ड में ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आते हैं। पहला यहाँ पे जो दिया गया है आपको, सबसे पहले हम लाइन से देखेंगे, मैं आपको पहले ही बता दूं, क्लियर है, एक एक करके जानेंगे। जैसे ही आपके सामने जब क्वेश्चन आएगा तो पहले ये चीज याद रखना कि आप मुझे क्या करेंगे, उसका देख के खुद से आंसर दें कि आपको पता है, अभी अभी आप पढ़कर आए हैं, है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि आप वहां पे उसका आंसर जो है वो कर पा रहे हैं, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ओके है, क्लियर है। चलो, तो और एक चीज याद रखना कि कभी भी जब आप परिभाषा लिख रहे हो, कोई भी किसी भी चीज को आप लिख रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, वहां पे जितनी भी हेडिंग्स हैं उनको प्रॉपर लिखेंगे। जिस तरीके से और सब्जेक्ट में क्या हो जाता है, आपका जो हेडिंग्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा ही मैटर करती हैं, वैसे ही आपका हिंदी में भी जो हेडिंग्स होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्या करती हैं, वहाँ पर मैटर करती हैं। क्लियर है। तो फिर शुरू करें जल्दी से यहाँ पे, चलिए स्टार्ट करते हैं एंड फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है एंड क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि पीपर पात सरिसमन डोला, यानी कि पूछ रहे हैं कि भाई बताओ यहाँ पर कौन सा अलंकार आ जाता है। एंड चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए। जैसे मैंने अभी बोला था, मैंने कहा भाई क्वेश्चन को सिर्फ देखेंगे ही नहीं, सबसे पहले आप आंसर देने की कोशिश करेंगे, थोड़ा दिमाग उड़ाएंगे तेजी से कि कौन सा अलंकार है, और ये तो हमने अभी पढ़ा है ना। तो बताइए कौन सा अलंकार है, पीपर पात सरिसमन डोला, यानी कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार आ जाता है, जल्दी से बताइए। यहाँ पे क्या वो उत्प्रेक्षा हो जाएगा, क्या वो उपमा हो जाएगा, और इस तरीके से बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से, और रूपक अलंकार या फिर अतिशयोक्ति, तो याद रखना यहाँ पर जो अलंकार है वो है आपका कौन सा, उपमा अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपमान और उपमेय के अभेद को क्या कहते हैं, याद कीजिए, जस्ट अभी पढ़ाया है। उपमा अलंकार बोलेंगे, रूपक अलंकार कह देंगे, उत्प्रेक्षा कह देंगे, या फिर भ्रांतिमान, और भ्रांतिमान तो हमने पढ़ा ही नहीं है क्योंकि आपके एग्जाम में भी नहीं आने वाला है। तो याद रखना वो होता है कौन सा, रूपक अलंकार। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां शब्दों की आवृत्ति किंतु उनके जो अर्थ होते हैं वो अलग अलग होते हैं, वहां कौन सा अलंकार होता है, कि भाई शब्द तो दो बार आया है ना, लेकिन उनके मतलब भी अलग अलग हैं, तो वहां पे कौन सा हो जाता है, ध्यान से देखिए। जैसे हमने कभी पढ़ा था कनक कनक, है ना, तो क्या श्लेष हो जाएगा, वक्रोक्ति हो जाएगा, यमक या फिर रूपक, तो बिल्कुल यमक अलंकार होता है। आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भाई शब्दों की आवृत्ति क्या हुई है, बार बार, यानी कि लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हैं। नेक्स्ट, श्लेष अलंकार होता है किस में, क्या वो अर्थालंकार में आ जाता है, शब्द अलंकार में, जैसे मैंने आप सबसे बोला है कि उभय अलंकार भी एक होता है लेकिन आपके कोर्स में नहीं है, तो यहाँ पे सी हो जाएगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। टाइप्स में पढ़ा था तो श्लेष हमने कहाँ पढ़ा था, शब्द अलंकार में पढ़ा था बच्चा,
आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, 3 बेर खाती सो वे 3 बेर खाती है, यानी कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार आपको लग रहा है कि यहाँ पर होगा, बताइए। अनुप्रास अलंकार होगा, क्लियर है, या फिर आपका यहाँ पर कौन सा वाला भाई, हाँ जी, श्लेष, यमक या फिर रूपक, कौन सा अलंकार होगा, बताइए बेटा जल्दी से, कौन सा अलंकार हो जाएगा। बिल्कुल, कौन सा, यमक अलंकार। क्यों? क्योंकि 2 बार यहाँ पे एक शब्द बार बार आया है और दोनों के मतलब अलग अलग। नेक्स्ट, नीचे दिए विकल्पों में कौन सा रूपक अलंकार है, ठीक, इसका मुख चंद्रमा के समान है। नेक्स्ट है, चंद्रमा इसके मुख के समान है, इसका मुख ही चंद्रमा के समान है, या यह मुख है अथवा चंद्रमा। हाँ जी, जल्दी से क्या हो जाएगा, क्या होता है रूपंग, क्या इसका मुख चंद्रमा के समान है, कंपेयर कर रहे हैं, नहीं, ठीक है, क्या है कि भाई इसका मुख ही चंद्रमा के समान है, बोल दिया वहां पे डायरेक्ट, यानी कि आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, तनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है, नाम से ही पता लग रहा है, ध्यान से देखो, क्या बार पर रिपीट पर आ रखा है आपका, त बाबर, तनी तनुजा तट तमाल तरुवर, है ना, क्या है, ता जो वर्ण है वो उसकी आवृत्ति बार बार, यानी कि अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट, चरण कमल बंदो रघुराई, कौन सा हो जाएगा, हाँ जी, कौन सा एग्जाम्पल आ जाता है यहाँ पे, जल्दी से बताइए, इस पंक्ति में पूछ रहे हैं कौन सा एग्जाम्पल है, बिल्कुल, कौन सा, रूपक अलंकार, ठीक, चरण को किसकी तरह, कमल की तरह बताया गया। नेक्स्ट, चारु चंद्र की चंचल किरणें, किसकी, यहाँ पे किसकी आवृत्ति बराबर हुई, वर्ण की, कौन सा, च, यानी कि आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। क्लियर है? तो ये थे आपके अलंकार एंड हमने पढ़े हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो जो भी अलंकार आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ा है, याद रखना कि आपकी कॉपी में नोट डाउन होने चाहिए। डेफिनेशन जिस बोर्ड में पूछा जाता है आपको परिभाषा लिख कर आनी है। जहाँ पर ऑब्जेक्टिव आते हैं आपको इनके एग्जाम्पल्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि भाई ये एग्जाम्पल है, प्रैक्टिस करनी है कि अच्छा भाई यहाँ पे इसकी चीज़ की, अगर आपने इनको समझ लिया ना तो चाहे कितने भी एग्जाम्पल आपको दिखाए जाएं आप देखते ही समझ जाएंगे भाई यहाँ पे ये वाला अलंकार है। तो जो शब्द हैं उन पे ध्यान देना है, ठीक है, इसके जो नियम है उन पे आपको ध्यान देना है कि भाई अच्छा यहाँ पे तो वर्ण की हुई है, यहाँ पे शब्द की हुई है और यहाँ पे आवर्ती किसी की नहीं, लेकिन एक शब्द के 2 मतलब जरूर निकल रहे हैं। तो इस तरीके से इनको याद रखना है और इजी तरीके से आप सारी चीज़ों को कवर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।